गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ताल्लुक परिवार में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि ये हमारा आज का वीडियो है नंदवंश। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था शिशुनाग वंश, और इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम पढ़े थे हर्यक वंश। मगध में जो था इन राजवंशों ने क्रमशः शासन किया और मगध को एक विशाल साम्राज्य बनाने की इन्होंने व्यवस्थाएं की। जैसे कि मगध में सबसे पहला जो राजवंश माना जाता है हर्यक वंश माना जाता है, लेकिन उसके पहले अन्य शासकों ने यहाँ पर शासन किया। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, और उसके बाद जो राजवंश आता है शिशुनाग वंश, और उस वंश की स्थापना करता है शिशुनाग। और आपका जो उसके बाद जो राजवंश आता है नंद वंश, नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद को माना जाता है। क्या कारण था नंद वंश की स्थापना किया गया? अगर बात करेंगे इस नंद वंश से, तो नंद वंश में जो है नंद वंश जो था ये पूरे मगध का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। यहां पहला गैर क्षत्रिय राजवंश का मतलब होता है कि ये क्षत्रिय कुल का नहीं था। जो संस्थापक था महापद्मानंद, पुराणों में इसे शूद्र कहा गया है, जैन ग्रंथों में भी इसे शूद्र कहा गया है, लेकिन एक इतिहासकार होते हैं कर्टियस। कर्टियस ने बताया कि ये जो नापित परिवार के था, ये नाई परिवार का जाता था, इसलिए मगध पे जो है पहला गैर क्षत्रिय राजवंश नापित वंश या शूद्र वंश का संस्थापक होता है महापद्मानंद। महापद्मानंद एक प्रकार से जो है ये राजकीय नाई हुआ करता था। ये राजकीय नाई हुआ करता था। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो होते हैं नंदिवर्धन और जो होते हैं कालाशोक, बाल काटते समय माना जाता है, या कई इतिहासकार कहते हैं कि राज भ्रमण के समय ये पद्मानंद जो है छुरा भोंकर उसकी हत्या कर देता है और मगध पर एक नए साम्राज्य की स्थापना कर देता है, जिसे नंद वंश कहा जाता है। तो नंद वंश में कुल मिलाकर कुल 9 शासक हुए हैं दोस्तों। इन 9 शासकों से प्रश्न नहीं बनता है। इन शासकों में जो पहला शासक था उसमें, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था जिसने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था, उसका नाम था महापद्मानंद। और इस वंश का सबसे प्रतापी और अंतिम जो शासक होता है उसका नाम होता है घनानंद। और इसी घनानंद के समय में दोस्तों मकदूनिया का शासक सिकंदर का आक्रमण होता है भारत में। यह माना जाता है कि घनानंद सिकंदर के समकालीन ही था। तो दोस्तों ये घनानंद जिसे आप देख रहे हैं, और घनानंद और कौटिल्य के बारे में बहुत सारे आपकी उदंतियां सुने हैं, क्योंकि घनानंद जिस समय घनानंद मगध पर शासन कर रहा था, उस समय यूनानी आक्रांता सिकंदर जो विश्व विजेता बनना चाहता था, ये भारत की धरती पर कदम रखा था, भारत पर आक्रमण किया था। और उस समय तक्षशिला के आचार्य थे कौटिल्य। और जब तक्षशिला के राजा आम्भी सिकंदर की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, इसकी सूचना जैसे मिलती है चाणक्य को, कौटिल्य को, तो वो दौड़ते हुए मगध पहुंचते हैं। और मगध का उस समय शासन कर रहा था मगध पर घनानंद। और ये घनानंद जो होता है, चाणक्य पहुंचते हैं घनानंद के दरबार में, और इन्होंने कहा कि क्योंकि चाणक्य के दिमाग में और दिल में अखंड भारत का सपना था, भारत को एक करना चाहते थे। जो छोटे छोटे राज्यों में, विभिन्न राज्यों में विभक्त हुआ करते थे, ये अखंड सपना देखते थे, अखंड भारत का। और चाणक्य ने घनानंद को बताया कि सिकंदर आक्रमण कर दिया है और तक्षशिला के शासक राजा आम्भी आत्मसमर्पण कर दिए हैं, और राजा पोरस जो पुरु के राजा थे, पंजाब के शासक थे, उसे भी सिकंदर पराजित कर दिया है। अगर सिकंदर को इस वक्त नहीं रोका गया तो मगध पर जो है या भारत पे जो है इन यूनानियों का अधिकार हो जाएगा। ये बात अच्छी नहीं लगी घनानंद को, और घनानंद ने कौटिल्य चाणक्य का अपमान किया और इन्हें अपने दरबार से धक्का मारकर बाहर निकाला। घनानंद ने कहा कि जो है आप हमें युद्ध नीति मत सिखाइए, आप धर्म नीति, हमें युद्ध नीति का सीख मत सिखाइए। इसलिए इस प्रकार से चाणक्य का अपमान किया जाता है, और चाणक्य उसी समय अपने शिखाओं को खोल देते हैं। और शिखाओं को खोलने के बाद इन्होंने प्रण लिया, वचन लिया
जब तक मगध में किसी योग्य शासक को नहीं बैठा देंगे और जब तक इस घनानंद का सर्वनाश नहीं कर लेंगे तब तक अपनी शिखाओं को बांधेंगे नहीं। तो अगर एक योग्य शिष्य, एक योग्य शिक्षक, एक योग्य शिष्य की तलाश कर रहे थे चाणक्य, तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस नंद वंश के बारे में। तो इस नंद वंश का जो संस्थापक होता है महापद्मानंद होता है, और ये महापद्मानंद को कहीं कहीं सूत्र भी कहा गया है और कहीं कहीं नापित भी कहा गया है, नाई, क्योंकि ये राजकीय नाई हुआ करता था शिशुनाग वंश का। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हम नंद वंश का जो समय माना जाता है 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। इसका जो संस्थापक माना जाता है दोस्तों, इस वंश का जो संस्थापक है महापद्मानंद। अलग अलग नामों से महापद्मानंद या महापद्मानंद माना जाता है। इस वंश का संस्थापक था और ये महापद्मानंद इस वंश का सबसे महान शासक था दोस्तों। इसने कलिंग को आक्रमण करके कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला दिया था, ऐसा माना जाता है। कलिंग पर आक्रमण किया था। इसके बहुत सारी उपाधियां हैं। इसने कलिंग पर आक्रमण किया जिसकी जानकारी हमें कलिंग राजा खारवेल के एक अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसने पंचाल पर अधिकार किया था, इसने मिथिला पर अधिकार किया था। इसकी जो उपाधि थी दोस्तों ये सर्व छत्रहंतक थी, सर्व छत्र हंतर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शत्रुओं को क्षत्रियों को खा जाने वाला। इसे द्वितीय परशुराम कहा जाता है। इसे द्वितीय परशुराम कहा जाता है। इतिहासकारों ने द्वितीय परशुराम कहा है। इसने उपाधि धारण की थी, एक राट की उपाधि धारण किया था। एक राट का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका प्रशासन चारों क्षेत्रों में हो, जिसका प्रशासन सभी चारों क्षेत्रों में हो, चारों दिशाओं में हो, उसे एक राट कहा जाता है। और संभवतः ये मगध का पहला शासक था जिसने चारों तरफ से प्रशासन किया, हर चारों दिशाओं में प्रशासन किया। इसका जो शासन था ये मिथिला उज्जैनी से लेकर इसका शासन पश्चिम बंगाल तक, बांग्लादेश तक, और दक्षिण में असमक से लेकर देखा जाएगा उत्तर में हिमालय या पाटलिपुत्र के स्थान हिमालय तक इसका शासन था। इसके और उपाधियां थे। इसके उपाधियों में इसे अग्रसेन भी कहा जाता था, उग्रसेन भी कहा जाता था। तो दोस्तों ये उपाधियां हैं जहां से प्रश्न बनता है महापद्मानंद से। तो कौन कौन सी उपाधियां हैं? इसकी उपाधियों में सर्व छत्रहंतक कहा गया है इसे, क्षत्रियों को खा जाने वाला, क्षत्रियों को नाश करने वाला। क्योंकि दोस्तों ये मगध का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था, यह मगध का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। इतिहासकार इसे नापीत कहते हैं। नापीत मतलब नाई, क्योंकि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था कालाशोक और नंदीवर्धन, इसका यह राजकीय नाई था, राजकीय नापीत था। और यह भी माना जाता है पुराणों में कि महापद्मानंद जो नागवंश के अंतिम शासक होते हैं, या इस नागवंश के जो शिशुनाग वंश के जो शासक होते हैं कालाशोक, उनकी पत्नी को विश्वास दिलाकर उनसे विवाह कर दिया और धोखे से कालाशोक की हत्या कर दिया। और उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे कालाशोक के, उनके भी हत्या करके मगध में नए राजवंश की स्थापना कर दिया महापद्मानंद, जिस वंश को कहा जाता है महानंद वंश। और इस प्रकार से इसकी उपाधियां हैं। इसकी कौन कौन सी उपाधियां हैं? सर्व छत्रहंतक, क्षत्रियों को नाश करने वाला या क्षत्रियों को खा जाने वाला। और दूसरा जो था उसे कहा जाता है द्वितीय परशुराम कहा जाता है। परशुराम ने क्षत्रियों को इस धरती से 21 बार पराजित किया था। इस प्रकार से जो है एक राट जो चारों दिशाओं में प्रशासन करे उसे एक राट कहा जाता है। और इसका जो चौथी उपाधि थी उग्रसेन, या कहीं कहीं अग्रसेन मिलता है, अग्रसेन मिलता है। तो दोस्तों इस तरह की इसकी उपाधियां थी। बात यह आती है कि इसका साम्राज्य जो है मगध का पहला साम्राज्यवादी शासक माना जाता है इसे।
इसे मगध का पहला साम्राज्यवादी शासक माना जाता है। इसके समय में जनता यहाँ पर बहुत खुश हुआ करती थी। और अगर बात करेंगे, इसने कलिंग पर आक्रमण किया, इसने कलिंग पर आक्रमण किया, इसने कलिंग पर आक्रमण किया दोस्तों, कलिंग, इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। और प्रमाण के रूप में इसने कलिंग से एक जैन मूर्ति को अपने साथ लाया था। इसका यह प्रमाण मिलता है, इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। इसकी जानकारी जो मिलती है, कलिंग जो राजा होते हैं खारवेल, कलिंग राजा खारवेल होते हैं। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा वाले क्षेत्र में मिलेगा, जहां पर सम्राट अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की थी। लेकिन उसके पहले इस महापद्मानंद ने आक्रमण कर चुका। अगर बात करेंगे इसकी जानकारी कहां मिलती है कि महापद्मानंद कलिंग पर आक्रमण किया, तो इसकी जानकारी मिलती है कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, हाथी गुफा अभिलेख में। ये अभिलेख जो है, हाथी गुफा अभिलेख किसका है? कलिंग राजा खारवेल। इसमें यह भी उल्लेख मिलता है कि जो महापद्मानंद है, इसने यहां पर एक बांध बनाया था, और उस बांध से नहर निकाला था, नहर का निर्माण करवाया था। इस प्रकार से बात करेंगे तो इस प्रकार से प्राचीन भारत में नहरों का सबसे पहला उल्लेख या नहर निर्माण करने का पहला जो राजा माना जाता है, महापद्मानंद को माना जाता है। जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गियासुद्दीन तुगलक को माना जाता है, उसी प्रकार प्राचीन भारत में सबसे पहले नहर का निर्माण कौन करवाया था? महापद्मानंद। दोस्तों याद रखिएगा, कलिंग पर आक्रमण किया था, जैन मूर्ति प्रमाण के रूप में इसने जैन मूर्ति उठा के लाया था यहाँ पर मगध में, और इसने कलिंग पर बांध बनवाया था। और इस बात की जो जानकारी मिलती है, एक कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। इस वंश का जो अगला शासक होता है, अगर बात करेंगे दोस्तों महापद्मानंद के जो मित्र थे, बताया जाता था इनके मित्र थे पाणिनि। महापद्मानंद के जो मित्र थे वो कौन थे? पाणिनि इनके मित्र थे दोस्तों। तो याद रखिएगा पाणिनि, जिनकी पुस्तक क्या है? जिनकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक जो होते हैं पाणिनि, ये किसके मित्र थे? एक महापद्मानंद के मित्र थे, इनके समकालीन माने जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बात कर लिए महापद्मानंद की। हम बात करेंगे इस वंश में कुल मिला के 9 शासक हुए हैं, 9 शासक हुए हैं। और इन 9 शासकों में पहला जो शासक था महापद्मानंद, यही नंद वंश की स्थापना किया। और इन 9 शासकों को नवनंद भी कहा जाता है, नवनंद भी कहा जाता है, नवनंद भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस वंश का जो अगला शासक होता है घनानंद। बहुत सारे शासक होते हैं, लेकिन अंतिम जो शासक होता है घनानंद। तो घनानंद की बात करते हैं दोस्तों। तो आइए अब बात करते हैं घनानंद के बारे में। दोस्तों ये जो घनानंद था, इसे साम्राज्य विरासत के रूप में मिला था। इतना ज्यादा प्रतापी शासक था घनानंद कि अपने जनता के ऊपर इतना ज्यादा कर लगा दिया था, इतना ज्यादा अत्याचार करता था कि जनता इससे असंतुष्ट थी। और इसी बात का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से इस घनानंद का सर्वनाश कर दिया। तो दोस्तों बात करेंगे घनानंद के बारे में। इसका घनानंद जो नामकरण है, जो नाम है इसका, धन का स्वामी, बहुत सारा धन इकट्ठा किया था इसने। ये बात पुराणों में यह भी लिखा गया है, इसने गंगा और सोन नदी के क्षेत्र में इसने बहुत सारा धन गड़वा दिया था। अपार धन का स्वामी होने के कारण इसका नाम पड़ता है घनानंद। इतना ज्यादा लोभी था, इतना ज्यादा प्रतापी था, जनता का इतना ज्यादा शोषण करता था, जनता का इतना ज्यादा अत्याचार करता था, इतने बड़े बड़े कर लगाए थे जनता के ऊपर कि यह माना जाता है दोस्तों कि
किसी मृतक व्यक्ति की शव को जलाने के लिए इसने लकड़ियों पर भी कर लगा दिया था। अंतिम संस्कार करने की जो सामग्री लकड़ियां होती हैं उस पर भी ये टैक्स लगा दिया था। जनता इससे बहुत असंतुष्ट थी और इसीलिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से, इसका एक सेनापति होता है, एक मंत्री होता है राक्षस, इसका एक मंत्री होता है, उस मंत्री का नाम होता है राक्षस। और ये जो मंत्री था, इसी मंत्री को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य इसे कुछ मुद्रा देकर अपने पक्ष में मिला लेते हैं और इस घनानंद का सर्वनाश कर देते हैं, जिसकी जानकारी हमें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था। इसकी जानकारी हमें मिलती है मुद्रा राक्षस से। तो दोस्तों, ये मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की पुस्तक है। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त थे, ये गुप्तकालीन लेखक होते हैं। इनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस में यह पता चलता है, यह प्रमाण है कि घनानंद का सर्वनाश किया था चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के कहने पर। और इसी के समय में दोस्तों सिकंदर का आक्रमण हुआ। तो यहां से भी प्रश्न बनता है कि सिकंदर किसके समकालीन था, मगध का वह कौन सा शासक था जब सिकंदर भारत में आक्रमण किया था। तो मगध का शासक पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, ये घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था, समकालीन। तो इस प्रकार से दोस्तों याद रखिएगा, जिस समय घनानंद शासन कर रहा था उसी समय सिकंदर जो होता है, ये हिंदू कुश पर्वत पार करके, दोस्तों बात करेंगे हम, ये वर्तमान का भारत है दोस्तों। उस समय ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, यहां जैसा कि आप जानते हैं हिंदू कुश पर्वत, यहां दोस्तों हिंदू कुश पर्वत जो अफगानिस्तान में है, हिंदू कुश पर्वत, और यहां पर एक दर्रा है अफगानिस्तान में जिसका नाम है खैबर दर्रा। तो दोस्तों सिकंदर जो था मकदूनिया का शासक था। सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था और ये सिकंदर जो है ये हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए खैबर दर्रे के रास्ते ये पहुंचा कहां, तक्षशिला। कहां पहुंचा? तक्षशिला। ध्यान से समझिए दोस्तों, यहां से प्रश्न बना हुआ है। उस समय तक्षशिला में जानते हैं एक प्राचीन विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसके आचार्य इस समय थे श्री चाणक्य या कौटिल्य। बात करेंगे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, अजय, कई नामों से जाना जाता है। इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। आगे हम देखेंगे दोस्तों, तक्षशिला के आचार्य थे कौन? चाणक्य या कौटिल्य। और तक्षशिला का जो शासक था दोस्तों उस समय, शासक जो था वो था आम्बी। ये कौन था? आम्बी। सिकंदर की सेनाओं से सिकंदर के भय से आम्बी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण ही नहीं किया बल्कि इसने इस सिकंदर की सहायता भी किया। इसने बताया कि व्यास नदी के पार करने के बाद, झेलम नदी को पार करने के बाद एक विशाल साम्राज्य है और इस विशाल साम्राज्य में बहुत सारा धन है और जहां का शासक था पोरस। चलिए हम आपकी सहायता कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, आप चलिए पंजाब। इस प्रकार से सिकंदर जो है जैसे ही आम्बी जैसे आत्मसमर्पण करता है सिकंदर की सेनाओं के सामने, वैसे ही यहाँ पे तक्षशिला के जो शासक होते हैं, शासक यहाँ के जो गुरु होते हैं, आचार्य जो होते हैं कौटिल्य, चाणक्य, ये तुरंत भागते हुए कहां पहुंचे? मगध पहुंचे। और यहीं पर मगध पर शासन कर रहा था घनानंद। और सिकंदर तक्षशिला के बाद पहुंचा कहां? पंजाब। और यही पंजाब के शासक थे
एक स्थान था, एक जिला था, एक राज्य था जिसका नाम था पुरु। पुरु, और इस पुरु का शासक थे पोरस। कौन थे? पोरस। और इस पोरस के साथ सिकंदर का बहुत बड़ा सामना पड़ा। और इस सिकंदर से, जैसा कि माना जाता है, यहां पर एक नदी बह रही थी, इसका नाम था झेलम नदी। कौन सी नदी थी? झेलम नदी। इस झेलम नदी के तट पर सिकंदर और राजा पोरस के साथ भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में सिकंदर पराजित तो हुआ, लेकिन ये वीरता पूर्वक पराजित हुआ, क्योंकि सिकंदर की सेनाओं में जो अश्वारोही थे और जो घोड़े थे बहुत कुशल थे, लेकिन राजा आम्बी के साथ सेनाओं में हाथियों की संख्या ज्यादा थी और उसी में बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। ये हाथियां स्वयं अपने ही सेनाओं को कुचल कर भागने लगी, लेकिन वीरता पूर्वक लड़ते हुए राजा पोरस पराजित हुआ। और इसकी सूचना जब मिली चाणक्य को, तो घनानंद को समझाने के लिए चाणक्य जाते हैं और चाणक्य का अपमान कर दिया जाता है। लेकिन पोरस की बहादुरता को देखते हुए सिकंदर की एक पत्नी थी रुखसाना जो होती है, इनकी बहादुरता को देखते हुए बहुत प्रसन्न हुई और इन्हें अपना भाई मान लिया और इन्हें राखी बांध दी। इस प्रकार से सिकंदर भी तो विश्व विजेता बनना चाहता था। जब पोरस को सिकंदर की सेना सामने लाया जाता है बंदी बना के, तो सिकंदर पूछता, बताइए आपके साथ कौन सा व्यवहार करें। उस समय जो है राजा पोरस के वचनों में जो शब्द निकलता है मुंह से, राजा पोरस कहता है कि आप वही व्यवहार करिए जो एक राजा के साथ करता है। तो कहीं न कहीं सिकंदर प्रभावित हुआ इससे, और इसने इसका राजपाट वापस कर दिया। और जैसे सिकंदर आगे बढ़ा, तो यहाँ पर एक व्यास नदी निकली है, जो व्यास हिमाचल प्रदेश से निकली है। इस व्यास नदी पर चाणक्य ने अफवाहें फैला दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अफवाहें फैला दिया कि ये नदी थी, व्यास नदी जो थी, ये व्यास नदी को कोई भी प्यार नहीं कर सकता। जो भी यूनानी आक्रांता इस व्यास नदी को पार करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात यहां दैवी शक्तियां हैं। इसलिए सिकंदर की सेनाओं हताश हो गए, क्योंकि इसमें इस नदी में जहर घुलवा दिया था चाणक्य। और जैसे सिकंदर की सेनाएं इस नदी को पार करती थी, सेनाओं की मृत्यु हो जाती थी। इस डर से, इस भय से सिकंदर की सेना व्यास नदी पार करने से इनकार कर दी और सिकंदर यहीं से विश्व विजेता बनने की अधूरा सपना वापस चला जाता है। सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। मकदूनिया के शासक राजा फिलिप का द्वितीय का पुत्र होता है। इनके गुरु होते हैं अरस्तु, और अरस्तु के गुरु होते हैं प्लेटो, और प्लेटो के गुरु होते हैं सुकरात, जिसे यूनान में जबरदस्ती जहर पीने के लिए विवश किया गया था। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो जरूर शेयर और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे मौर्य वंश के लेकर, और उसी के साथ साथ हम देखेंगे सिकंदर की स्थितियां क्या थी।